हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। दोनों ही टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल भी और नॉन कन्वेंशनल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, यानी कि एनर्जी हमें हर काम के लिए लगती है, जैसे कि खाना पकाना, लाइट के लिए, हीट के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, मशीनरीज को चलाने के लिए, सब चीज़ के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल्स, एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि आपके घर के जितने भी अप्लाइंसेज है वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, है ना। एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं आपके दो टाइप के, एक तो होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में वो होते हैं जो आपके पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये या जिन्हें आप पुराने तरीके कह सकते हैं। जो पुराने तरीके हैं वो हमारे कन्वेंशनल में आते हैं, और नॉन कन्वेंशनल में जो नए तरीके आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किए जा रहे हैं, नए तरीके, ठीक है। तो कन्वेंशनल में फायरवुड, कैटल डंग केक, फायरवुड यानी कि लकड़ी, कैटल डंग केक यानी कि जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उनके जो डंग केक्स होते हैं, जिन्हें उपले कहते हैं, है ना, कंडे कहते हैं। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, दोनों हाइडल भी और थर्मल भी। और नॉन कन्वेंशनल में जो नए तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जीज, ठीक है। इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फायरवुड और कैटल डंग केक मोस्टली कहाँ पे? रूरल एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है, विलेजेस वगैरह में। कम से कम 70% तक की जो एनर्जी है वो इन्हीं दोनों से, फायरवुड से और कैटल डंग केक से कंज्यूम कर ली जाती है। लेकिन दिन पे दिन इसे मतलब इसको यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। फायरवुड तो इसलिए लकड़ी की, वैसे ही पेड़ कम है ना, और काट लेंगे तो फिर और भी नहीं बचेंगे, इसलिए फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, इसलिए फायरवुड को यूज नहीं कर सकते हैं। और कैटल डंग को भी डिस्करेज किया जाता है। क्यों डिस्करेज किया जाता है? क्योंकि इसको हम और भी अच्छे कामों के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम बहुत अच्छी सी क्या बना सकते हैं? मैन्योर बना सकते हैं। अगर हम उसको कंडे बना के, उपले बना के जला लेंगे तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको मैन्योर बनाएंगे और एग्रीकल्चर में डालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो क्रॉप्स है उसको हेल्प करती है। केमिकल के जो फर्टिलाइज़र है उनसे काफ़ी अच्छी ये बन के आती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारे फायरवुड तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कैटल डंग पे भी डिस्करेज किया जाता है, तो इसलिए हम कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है कोल, ठीक है। इन इंडिया कोल इज मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, यानी कि भारत में कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? वो फ्यूल्स जब बहुत साल पहले प्लांट और एनिमल ज़मीन के नीचे दब के मर गए, हाई हीट एंड प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में, पेट्रोल में, नेचुरल गैस में, ठीक है। तो जो जिंदा लोगों से, ऑर्गेनिक मैटर से जो फ्यूल बना है दैट इज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल, कोल पे इंडिया बहुत ज़्यादा निर्भर करती है अपनी कमर्शियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, फुलफिल करने के लिए। इंडिया इज यूज फॉर इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है वो कोल के थ्रू। और डोमेस्टिक नीड, यानी कि आपके घर के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी आज भी कई लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो घर के लिए चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कोल फॉर्म्ड कैसे होता है। तो कोल की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, कि बहुत साल पहले, बहुत लाखों साल पहले जब जो प्लांट्स थे वो नीचे दब गए ज़मीन में, तो कंप्रेशन ऑफ प्लांट यानी कि दब जाना, और फिर हाई हीट के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? कोल के अंदर, ठीक है। कोल इज फॉर्म्ड इन वेराइटी, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वेराइटी में कोल पाया जाता है। और वो वेराइटी डिपेंड करती है किस पे? डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कि कितनी डेप्थ, मतलब कितने प्रेशर उस पर लगाए, कितना ज़्यादा प्रेशर लगाए, कितने डेप्थ पे, कितनी गहराई में है, और कितना टाइम उसको ब्यूरल के लिए हो गया, कितना टाइम हो गया उसको दबे हुए। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा गहराई होगी, ज़्यादा टाइम हो गया होगा, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वो कोल होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ कोल, इसी के आधार पे जो आपके टाइप होते हैं कोल के, वो होते हैं 4 टाइप के। एक तो होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट, बिट्यूमिनस होता है, और होता है आपका एंथ्रासाइट। तो सबसे पहले पीट के बारे में पढ़ेंगे। पीट, डिकिंग प्लांट इन स्वाम्प प्रोड्यूस पीट, यानी कि जो प्लांट स्वाम्पी एरिया में, दलदल वाले इलाकों में जो दब गए थे, उससे जो बनने वाला कोल है वो है हमारा पीट, ठीक है। इट हैज लो कार्बन
एंड हाई मॉइस्चर, क्योंकि दलदल वाला इलाका था ना, तो इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है और कार्बन कंटेंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। और काफ़ी लो हीटिंग कैपेसिटी होती है, हीट की जो कैपेसिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर आता है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता है, मतलब पीट से थोड़ा बेटर होता है, लेकिन होता ये भी लो ग्रेड कोल ही है। और किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, काफी सॉफ्ट होता है और इसके अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। लिग्नाइट के जो रिजर्व है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में जो नाइवेली जगह है वहां पे है। और इस कोल को ज्यादातर किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसके बाद आता है आपका बिटुमिनस कोल। ये लिग्नाइट से बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, इसके अंदर कम से कम 70 to 80% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। कोल दैट हैज बीन ब्यूरिड डीप एंड सब्जेक्टेड इंक्रीज टेम्परेचर्स इज बिटुमिनस, यानी कि ये काफी गहराई में पाया जाता है और काफी हीट एंड प्रेशर के कारण जो मिलता है वो कोल हमारा कौन सा कहलाता है? बिटुमिनस कोल कहलाता है। ये काफी पॉपुलर है कमर्शियल यूज में, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में इसी को यूज किया जाता है। जो मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे जिसमें से आयरन ओर में से जब आयरन को स्मेल्ट किया जाता है तो ब्लास्ट फर्नेस में इसी कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका एंथ्रासाइट कोल, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। एंथ्रासाइट इज हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, हार्ड भी होता है और काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 92 प्लस पाया जाता है, 92 से 98% तक कार्बन होता है। और ये ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक कलर का होता है, चमकीला सा शाइनी सा ब्लैक कलर का, लस्ट्रस सा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कोल, अकरेंस ऑफ कोल इन रॉक सीरीज बेस्ड ऑन 2 ज्योग्राफिकल एज, यानी कि अगर एज के किस टाइप की रॉक सीरीज में पाई जाती है उसकी एज के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो गोंडवाना और दूसरा है टर्शरी डिपोजिट्स। तो अब इनको पढ़ते हैं। अब आता है आपका गोंडवाना, ठीक है। ये जो गोंडवाना रॉक सीरीज है ये कितनी है, मतलब इसकी एज क्या है? 200 मिलियन ईयर्स इन एज, मतलब कि 200 लाख साल पुराना ये है, ठीक है। अब ये जो कोल है वो मेटलर्जिकल कोल है, यानी कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? दामोदर वैली में, जैसे जहाँ पे वेस्ट बंगाल और झारखंड में, ठीक है। जरिया में, रानीगंज, बकारो, ये इसके इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। यहाँ पे गोंडवाना कोल पाया जाता है, ठीक है। और साथ में गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, यहाँ पे भी कोल पाया जाता है, ये गोंडवाना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टर्शरी। इसकी एज अकॉर्डिंग टू गोंडवाना कम है, सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है। अब टर्शरी कोल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कहाँ पे? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल क्या है? एक बल्की मटेरियल है, मतलब कि जलने से पहले वो ज्यादा दिखता है और जलने के बाद वो थोड़ी सी ऐश में ही बदल जाता है, मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत ऐश रह जाती है जलने के बाद, ठीक है। इसलिए जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं या थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वो नियर द कोल ही लोकेट किए जाते हैं, ठीक है, उसके आसपास ही, क्योंकि लाने और ले जाने में फिर ज्यादा खर्चा लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसके आसपास ही इसको क्या कर लेते हैं? लोकेट कर लेते हैं। अब आता है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। कोल आई होप आपको समझ आ गया होगा। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम या फिर इसे हम बोलते हैं मिनरल ऑयल, ये कोल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है भारत देश में, ठीक है। अब पेट्रोलियम का यूज किस लिए किया जाता है? हीटिंग पर्पस के लिए किया जाता है, लाइटनिंग के लिए। और लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि मशीन वगैरह में जो ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और रॉ मटेरियल, कई सारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि रॉ मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री मतलब कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग है जिसमें से पेट्रोल में से डीजल और पेट्रोल अलग किया जाता है और भी कई सारी चीज़ें उसमें से अलग की जाती हैं, तो वो अलग अलग फिर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल हो गया, फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पे पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको नोडल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। मोड ऑफ अकरेंस, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेट्रोलियम है वो कैसे पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकर इन इंडिया आर एसोसिएट विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एज, यानी कि टर्शरी एज की जो रॉक सीरीज है उनके अंदर पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है? एंटीक्लाइंस में, जैसे कि ये रॉक्स हैं तो इनके ये एंटीक्लाइन ये होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और सिंक्लाइन ये होता है ये नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। अब या फिर फॉल्ट ट्रैप्स में, यानी कि यहाँ पे जो जगह होगी ना, ये जो फॉल्ट होंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह होगी, यहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से? द रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस, फोल्डिंग का मतलब है जैसे दो प्लेट्स हैं
अब वो क्या हो रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, तो वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो द रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स, डोम के ऊपर उठा हुआ, इट अकर वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, कि वो फोल्ड होने की वजह से ऑयल वहां पे क्या हो गया, ट्रैप हो गया है। द ऑयल बियरिंग लेयर इज पोरस लाइम स्टोन। अब जहाँ पे ये ओल मतलब जहाँ पे ये ऑयल जो है ना होता है, तो ये यहाँ पे जो दो लेयर्स होती हैं वहां पे क्या होंगी, ये दो नॉन पोरस लेयर्स होंगी। अब ये पोरस लेयर्स है यहाँ, यानी कि यहाँ पे सारे में ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है। और ये ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं ये नॉन पोरस होती हैं। पोरस का मतलब जिसमें बहुत छोटे छेद हो, ठीक है। तो जब छेद होंगे तो वो ऑयल क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोट करता है। और ये इसमें ये बिल्कुल पोरस नहीं होती है, तो यहाँ पे फ्लोट नहीं करता। तो ऑयल क्या है, यहीं पे ट्रैप होकर रह जाता है। या फिर ये नॉन पोरस होंगी और इसके आगे वाली क्या होंगी, ये पोरस लेयर्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी रॉक में, सैंडस्टोन हो गए, लाइमस्टोन हो गए, यहाँ पे इट द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और श्रिंकिंग। अब क्योंकि यहाँ पे नॉन पोरस लेयर्स होती हैं ये, तो यहाँ पे क्या है कि ना तो तेल ऊपर जा सकता है ऑयल, और ना ही श्रिंक कर सकता है नीचे की तरफ, तो वहीं पे नॉन पोरस लेयर के बीच में फंस के रह जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल ट्रैप्स, ठीक है, फॉल ट्रैप्स में भी पाया जाता है नॉन पोरस लेयर के बीच में। और यहीं पे पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि गैस कैसी होती है, लाइट होती है, तो वहीं गैस के पेट्रोल के ऊपर गैस भी पाई जाती है। अब गैस क्या है बेटा, जैसे कि पेट्रोल के अंदर होता है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बहुत साल पहले जब मतलब प्लांट एनिमल्स दब गए, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हुआ, वो एक वैक्सीसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए और फिर उसके बाद वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे कि पेट्रोल के कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन के कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे जो लूजली पैक्ड होंगे, है ना, हल्के मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, तो वो क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए गैस में, और जो टाइटली पैक्ड थे वो पेट्रोल में रह गए, समझ आएगा। इसलिए जो गैस होती है लाइटर होती है और ऊपर की तरफ आती है। नेक्स्ट आपका इंडिया की जो पेट्रोल प्रोडक्शन एरियाज है वो कौन से हैं, मुंबई हाई, गुजरात, असम और अंकलेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है गुजरात के अंदर। असम सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और दिग्बोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरीजन ये भी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है, इन दिस स्टेट। अब आता है आपका नेचुरल गैस। जैसे कि आपने देखा कि पेट्रोल के ऊपर ही लाइटर होती है, इसलिए ऊपर की तरफ ही आपकी गैस पाई जाती है, और जब पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इसको जाने नहीं देते, पाइप्स के थ्रू फिर अलग अलग जगह इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। यूज ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज एज रॉ मटेरियल इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और साथ में इसका इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है, ठीक है। ये यूज किया ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में भी, इसको सीएनजी के रूप में व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, और कुकिंग फ्यूल पीएनजी के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मेजर रिजर्व्स इसके कहाँ कहाँ पे हैं, तो जैसे कि मुंबई हाई में पेट्रोल था, तो पेट्रोल के ऊपर ही ये पाई जाती है, तो वहीं पे ये मुंबई हाई में, ठीक है। और साथ में जो वेस्ट कोस्टल एरिया है, जैसे कि कंबे बेसिन, वहां पे भी पाया जाता है, ठीक है। और जो इसके न्यू फील्ड्स हैं, इसके जो नए एरियाज हैं ईस्ट कोस्ट में, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, यहाँ पे आपकी नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस को किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी इंडस्ट्रीज में इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन है, ठीक है। ये एक पाइपलाइन है जो कंस्ट्रक्ट की गई है किसके थ्रू, गेल के थ्रू, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब ये जब बनाई गई थी उस टाइम पे ये कितनी लेंथ थी इसकी, 1700 किलोमीटर थी पूरी कंट्री में, ठीक है। अब ये लिंक करती है कहाँ से, मुंबई हाई से लेके बसीन गैस फील्ड तक, ठीक है। और यहाँ से फिर अलग अलग फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, पावर सेक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, वहां पे ये वेस्टर्न से नॉर्थर्न इंडिया तक इसको फैलाया गया है, ठीक है। द पाइपलाइन प्रोवाइडेड इम्पीटियस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट, यानी कि ये जो पाइपलाइन है गेल ने जो बनाई है, ये गर्व पैदा करती है, एक डेवलपमेंट को दर्शाती है, ठीक है। इंडिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जब ये बनाई गई थी तो ये 17 किलोमीटर थी, और आज के टाइम में ये 18,500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जल्दी इसको कितना कर देंगे, 34,000 से ऊपर कर देंगे, 34,000 किलोमीटर से ऊपर,
समझ आया आपको। तो अब आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि किसी एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो एक इंसान कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। जिस एरिया में ज़्यादा 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसको डेवलप्ड मान लिया जाता है, और जिसमें नहीं आ रही वो अंडर डेवलप्ड है। तो एक इंसान कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो वो डेवलपमेंट के इंडेक्स पे उतरता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है आपकी दो टाइप से। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत तेजी से बहते हुए पानी से जब टरबाइन चलती है फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और दूसरा है आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब हम इनको डीपली पढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है? हाइड्रो टर्बाइन ड्राइव बाय रनिंग वाटर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बहुत तेजी से पानी बहता हुआ आता है, फिर उससे टर्बाइन रोटेट होती है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो बार बार उसी वाटर से बनती रहती है। ठीक है, अब इसके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं? भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एंड कोपिली हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट की जाती है। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ थोड़ा सा कि क्या होता है, कि इस तरह से सेटअप बनाया जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे कोल डाला जाता है। कोल हो गया, चाहे तो पेट्रोल हो गया, चाहे तो नेचुरल गैस के थ्रू, कुछ भी है, पर यहाँ पे क्या करी जाती है? आग लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पाइप आ रहा होता है जो कि मेटल का होता है, तो और इस पाइप में क्या होता है? पानी होता है। तो ये जब आग लगेगी तो पाइप गर्म होगा तो पाइप के अंदर की जो पानी है वो गर्म होगी और कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम के अंदर। ठीक है, स्टीम के अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो स्टीम यहाँ से यहाँ आ जाती है। यहाँ पे लगे होते हैं टरबाइंस, तो बहुत तेजी से आती है, तो वो उस टरबाइन को क्या कर देती है? रोटेट करती है। जब ये टरबाइन रोटेट होती है तो ये जनरेटर के साथ फिक्स होती है, तो जनरेटर से फिर क्या है कि वो काइनेटिक जो एनर्जी है उसको चेंज कर देती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, फिर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू अलग अलग जगह जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी को भिजवाना है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाप थी उसने क्या किया? रोटेट किया। अब वो यहाँ से निकल के यहाँ आएगी। यहाँ पे क्या है? कंडेंसर लगे होते हैं, तो जो भाप है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में, और फिर वो पानी वापस से यहाँ जाएगा, वहां से फिर स्टीम। तो इस तरीके से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, टरबाइन ड्राइव बाय फ्यूल्स। तो टरबाइन को फ्यूल्स के थ्रू किस तरीके से ड्राइव किया गया आपने समझा। ठीक है, कौन कौन से? कोल हो गया, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन है, गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन है। अभी आपने सारी क्या पढ़ी? कन्वेंशनल एनर्जीज के बारे में पढ़ा। अब आप करेंगे नॉन कन्वेंशनल, जो कि नए तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जिस तरीके से आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी पे पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी, जितनी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट है कि हम पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल पे तो डिपेंड नहीं रह सकते हैं, एक न एक दिन इन्हें खत्म हो जाना है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो फिर क्या करें? और साथ में ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को भी सीरियस प्रॉब्लम देते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा क्या है कि पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जो कि रिन्यूएबल हो और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, बायोमास, न्यूक्लियर, सब चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? इन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो नॉन कन्वेंशनल में हम पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा न्यूक्लियर है। ठीक है, न्यूक्लियर या फिर इसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो इट इज ऑब्टेन बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसको किस तरीके से जनरेट किया जाता है कि जो एटम है ना उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अल्टरिंग करके, मतलब कि फेर बदल करके, थोड़ा सा चेंज लाके, जब उसके स्ट्रक्चर को हम छेड़ेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो उसमें से बहुत ज्यादा क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और फिर उस एनर्जी से हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूरेनियम को क्या करते हैं? न्यूट्रॉन से बॉम्बिंग कराते हैं, मतलब न्यूट्रॉन को इस पे ब्लास्ट करवाते हैं। तो जो ये यूरेनियम है
ये क्या करता है, अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेता है और साथ में इसमें से 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये वापस से इसमें जाएंगे, फिर से ये क्या करेगा, अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ लेगा और साथ में अपने 3 न्यूट्रॉन करेगा। यहाँ पे भी ऐसी होगा, ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा और इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरीके से ये जो चेन है वो चलती रहती है। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पे रखा जाता है इसको, इसमें से बॉम्बिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे ये चेन शुरू हो जाती है ना, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना लिक्विड सोडियम रहता है, जो इसके हीट की वजह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और यहाँ से इसको अटैच करा होता है एक स्टील का पाइप कि ये क्या करेगा, यहाँ से सोडियम निकलेगा तो ये इसके अंदर भरा हुआ है, ये भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पे होता है पानी। अब जो ये पानी है ये किसमें, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम जाएगी यहाँ पे और ये टरबाइन रोटेट करेगी। ये टरबाइन किससे, जनरेटर से जुड़ी होती है। तो फिर जनरेटर उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में, टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको जगह जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब ये घूमी तो यहाँ पे क्या है कि स्टीम वापस से आई, यहाँ पे कंडेंसर लगे होते हैं, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। वो पानी फिर से यहाँ पे गर्म होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे जो लिक्विड सोडियम है ये यहाँ पे घूमता रहता है बिल्कुल गर्म होके। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेफाइट की कुछ रॉड लगाई जाती है। ग्रेफाइट का रॉड लगाने का क्या है कि ताकि प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकें। अगर ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है, ये फट सकता है, फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं ताकि इसको क्या कर सके, थोड़ा सा स्लो कर सके। और फिर भी अगर ज्यादा, जैसे न्यूक्लियर यहाँ पे हम 2 तो यूज हो गए पर 1 रह गया, फिर एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करते हैं, जब ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगी होती हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, नीचे की तरफ आती हैं और इन न्यूट्रॉन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। जब ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये वापसली ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ऊपर। तो इस तरीके से न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इससे इस तरीके से मतलब बनाई जाती है, जनरेट की जाती है। ठीक है, दिस हीट एनर्जी इज यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं और थोरियम का एज अ फ्यूल, यानी कि कभी बॉम्बिंग करवाते हैं यूरेनियम पे, थोरियम मिल जाता है तो उस पे। ठीक है, अब इसके रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, इसके रिजर्व है झारखंड और अरावली रेंजेस जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और यहीं पे हमारे पावर सेक्टर्स हैं। और मोनोजाइट्स सैंड है आपका केरला के अंदर, वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपका थोरियम पाया जाता है। अब है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ है वहाँ पे अच्छी खासी क्या है, आपकी इक्वेटर के पास है, यहाँ है ना हमारा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारी क्या मिल जाती है, हमें सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाती है। तो ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी, तो एनॉर्मस क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा सोलर एनर्जी है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं। जो फोटोवोल्टिक टेक्निक है कि जो सूरज की किरणें आएंगी हम उसको क्या कर लेंगे, उसको मतलब टैप कर लेंगे, उसको वापस नहीं जाने देंगे। और फिर वो जो सनलाइट होती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो रूरल और रिमोट एरियाज में ये काफ़ी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से हम एक तो अपनी क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे और डायरेक्टली एक सनलाइट है जो कि रिन्यूएबल है, बार बार हम इसको हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सम बिग सोलर पावर प्लांट आर बीइंग एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया के कई सारे पार्ट्स में सोलर पैनल, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इसकी वजह से हमारी जो रूरल हाउस होल्ड फायरवुड और डंग केक है, ठीक है, मतलब कि लकड़ी पे और उपलों पे क्या है, हमारी जो डिपेंडेंसी है थोड़ी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अब जब इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और घर में जो लाइट है वो सीधा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है सनलाइट की वजह से, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। अब डंग केक नहीं जला रहे हैं तो अब उसका क्या करेंगे, उसको एक अच्छी सी मैन्योर के रूप में क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और डंग केक को जलाने से क्या होता है कि उसमें से भी हार्मफुल गैसेज निकलती है। तो 2-3 तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बच पा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सोलर पावर प्लांट्स कहाँ पे है, बदला सोलर पार्क राजस्थान में और कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब आती है आपकी विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होती है, विंड मिल्स होती हैं, आप जानते हैं, बड़ी बड़ी, है ना। तो जो इसमें
ये पंखुड़ियाँ होती है ना, ये काफ़ी तेज तेज हिलती हैं, बहुत तेज तेज। ठीक है, तो ये तेज हिलती है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर इसके अंदर कुछ मशीन्स लगी होती हैं जो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। हम भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में विंड एनर्जी है। आपको पता ही, इसके बड़े बड़े फार्म्स कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, नगरकोइल से लेके मदुरई तक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ पे भी बड़े बड़े फार्म्स हैं। और नगरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी, यानी कि नगरकोइल और जैसलमेर में तो विंड एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आता है बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट कैसे सेटअप होते हैं, इस तरीके से कि काउ डंग केक हो गया या कोई भी वेस्ट हो गया है ना, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पानी के साथ मिला देते हैं और फिर वो यहाँ से ये डाइजेस्टिव टैंक में आ जाता है, डाइजेस्टर टैंक में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो भी हमारा क्या है, फार्म वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, कैटल वेस्ट है, वो यहाँ पे जब वो सड़ने लगता है ना, तो उसमें से क्या होती है, उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो वो जो गैस रिलीज हो रही है, फिर वो गैस क्या है, हमारे एज अ फ्यूल काम आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से पाइप लगा दिया जाता है और फिर उन पाइप को घरों तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि जो वो चूल्हे से अटैच करके फिर अपना खाना बना सकें। ठीक है, और जब वो जो वेस्ट है वो पूरा सूख जाता है, तो वो मैन्योर, एक बहुत अच्छी मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यहाँ से उसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, समझ आया होगा। तो अब आता है आपका बायोगैस। तो शर्ब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, ये सारे, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और रूरल एरिया में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डिकम्पोज होंगे, सड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें से गैस निकलेगी और वो जो गैस निकलेगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी होती है, कैरोसिन से, डंग केक से और चारकोल से भी ज़्यादा। ठीक है, ये जो बायोगैस प्लांट्स हैं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू या 2-4 लोग साथ में कोऑपरेटिव मिलके या फिर एक अकेला इंसान भी एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, द प्लांट यूजिंग कैटल डंग, जिस प्लांट के अंदर सिर्फ कैटल डंग को इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन वेस्ट या फिर ये शर्ब्स, फार्म वेस्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ कैटल डंग को यूज करा जा रहा है, उस प्लांट को क्या कह देते हैं, गोबर गैस प्लांट कह देते हैं रूरल इंडिया के अंदर। ठीक है, दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट। अब ये जो बायोगैस है ये आपको 2 बेनिफिट दे रही है। कौन कौन से, एक तो एनर्जी दे रही है आपको, ठीक है, जिससे आप खाना बना पा रहे हैं, और दूसरा एक बहुत अच्छे क्या है, बहुत अच्छी मैन्योर तैयार करके देती है, जो कि आपके एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। बायोगैस बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। अब कैटल डंग को आप सीधा उपलों में जलाओगे तब भी वो हार्मफुल गैस रिलीज करेगा, और सीधा खेतों में डालोगे तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी ये मैन्योर बनने के बाद देती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्री। और जब आप इससे इस्तेमाल कर रहे हो, इससे खाना पका रहे हो, तो फिर आप ट्री को कटने से भी बचा रहे हो। ठीक है, अब आता है आपका टाइडल एनर्जी। अब है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी यानी कि जो ओशन में जो बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है। मतलब कि जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओशन के वाटर को बहुत ऊपर की तरफ बहुत तेजी से क्या करता है, खींचता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो हाई टाइड बोलते हैं, जब वो नीचे आ जाता है तो वो लो टाइड। तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे ओशन वाटर है, ठीक है, जब हाई टाइड आएगी, ये कॉन्क्रीट का बनाया जाता है, जब हाई टाइड आएगी तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे गेट लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ से बहता हुआ जाएगा, टरबाइन रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फिर पानी यहाँ पे टाइडल बेसिन में यहाँ पे भर जाता है। जैसे ही वो भर जाता है, ये नीचे जा रहा होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, जब ये भर जाएगा तो यहाँ पे गेट लगे होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये नीचे चला जाता है वापस से, तो फिर क्या करते हैं, इन गेट्स को ओपन कर देते हैं। जो यहाँ पे पानी है वो वापस से बाहर की तरफ जाएगा, ये टरबाइन रोटेट होगी और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, समझ आया। अब ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ओशनिक जो टाइड्स होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लो इनटू द इनलेट एंड गेट ट्रैप्ड, कि जब हाई टाइड होगा तो पानी को क्या कर लेते हैं, इनलेट यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं, और गेट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आफ्टर द टाइड फॉल, जब टाइड वापस से नीचे जाती है, फ्लड गेट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और वहां पे जो पानी है उसको रख लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि पाइप के थ्रू
मतलब जब अंदर की तरफ जाएगा तो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी, पावर जनरेट होगा, और जब वो वापस से नीचे आ जाता है तो गेट खोल देते हैं, उसमें से पानी वापस से ओशन में जाता है और वापस से क्या होगी, जो टरबाइन है वो रोटेट करेगी। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे है, ये है गल्फ ऑफ खंभत में, गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वेस्टर्न कोस्ट, गैंगटिक डेल्टा, सुंदरबन रीजन, वेस्ट बंगाल, ये सारे यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब आता है आपका जियोथर्मल। ठीक है, ये आपकी लास्ट एनर्जी है। तो जियोथर्मल यानी कि जो अर्थ है, आप जानते हो उसके बीच में कोर में क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हीट है इसका इस्तेमाल करना पावर के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कहीं कुछ थोड़ा भी अगर क्रैक मिल गया तो वो हीट कहाँ पे आ जाती है, सरफेस पे आती है। और यहाँ पे अगर कहीं सरफेस पे, यहाँ पे अंडरग्राउंड कहीं वाटर होगा तो वो वाटर क्या है, इस हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब उस स्टीम को टरबाइन रोटेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना जो अर्थ के अंदर की इंटीरियर की हीट है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ गोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, कि जैसे जैसे जितना डेप्थ में जाओगे उतनी ही जो आपकी अर्थ है वो क्या होती चली जाएगी, हॉट, गर्म होती चली जाएगी। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हायर, हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट द शैलो, कि अगर यहाँ पे कहीं टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो ऊपर की तरफ भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं अंडरग्राउंड वाटर होगा तो वो अंडरग्राउंड वाटर क्या कर लेता है, या फिर आसपास में कहीं होगा तो वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रॉक में से। ठीक है, it is so hot that when it rises to the earth surface is turned into steam, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस स्टीम को टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है और फिर उससे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग, इस तरीके के कई सारे हॉट स्प्रिंग्स भारत में मौजूद हैं और जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। 2 प्रोजेक्ट तो हैं अभी जो सेटअप किए गए हैं, पार्वती वैली नियर मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में और पुग्गा वैली लद्दाख में। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। बेटा पसंद आया है ना, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे।